नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे विद्वान मित्र गिरीश भाई जोशी मौजूद हैं। गिरीश भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। उम्मीद है अहमदाबाद का मौसम थोड़ा अच्छा हो गया होगा, बरसातें खत्म हो गई हैं, तो थोड़ा सा मौसम खुशगवार हो गया होगा वहां का। बड़ा लंबा मानसून था। और हम्म। एक पहली छोटी एक टिप्पणी लेंगे ऐसे। इस मानसून की वजह से गुजरात में भी खेती वगैरह का बहुत नुकसान हुआ है, बाकी इंडिया में भी हुआ है, लेकिन गुजरात में भी काफी नुकसान हुआ है। और धीरे धीरे पिछले 5 साल में मैंने देखा कि गुजरात के अंदर साइक्लोन का असर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अचानक मुझे ध्यान आया गुजरात से कि साइक्लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। मुझे लगता है उसकी वजह से गुजरात के लोगों को भी तकलीफ हुई है, किसानों को भी तकलीफ हुई है। और आप तो कच्छ एरिया के बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि नुक्कड़ नुक्कड़ से वाकिफ हो, तो लोगों में फर्क तो पड़ा होगा, क्योंकि हर साल साइक्लोन आ रहे हैं गुजरात में, जबकि पहले आते ही नहीं थे, कभी ऐसे देखा नहीं था। क्या लगता है, कुछ इतना क्लाइमेट चेंज जो आया गुजरात, उससे इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं? नहीं, क्लाइमेट से नुकसान होने से ज्यादा तो पॉलिसियों से नुकसान हुआ है, क्योंकि वो आपको हाँ। फार्मर्स का कोई रेट मिल नहीं रहा है। उनकी जमीनें दबाई चली जा रही हैं टू सेटल द कॉर्पोरेट्स। तो फार्मर्स तो वैसे ही डिस्ट्रेस में, अब उनकी खेती खत्म हो नहीं हो, आपने कोई भी उनको ना माल बेचने के लिए कोई आपने ऐसा अरेंजमेंट नहीं करा है। आज वही 60-70 किलोमीटर से 2 रुपए में कांदा लेके एजेंट आ जाते हैं, वो सिटी में आके 20 रुपया का बेच रहे हैं। तो यू शुड हैव अडॉप्टेड द थियरी ऑफ चाइना कि भाई हर ट्रेन के अंदर एक फ्री बोगी होती है वेजिटेबल वेंडर्स के लिए, वो आके बेच के चले जाएंगे, उनको ही 18 रुपया मिलेगा। बॉम्बे वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। आपके टिफिन वाले आते थे, उनको तो रोज की पास नहीं परवड़ती, तो आपने कोच दे दिया था और टिफिन पीपल वर हैप्पी, और वो एक वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट था। तो आई थिंक गवर्नमेंट, वो मॉनसून तो अपना काम करेगा, वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कई बार तो फार्मर्स प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं कि भाई इस वक्त ज्यादा बारिश है। वो आईएमडी उनको ये भी देता है, तो दे डू देयर वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपका फर्टिलाइजर टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आपकी जमीनें दबाती चली जा रही हैं, आपके पेपर वर्क के अंदर दिक्कत करी जा रही है। तो दैट इज मोर डैमेजिंग देन द नेचर। तो आई थिंक वो मैन मेड डिजास्टर से निपट लेंगे तो खुश हो जाएंगे, नेचर तो बाद में देख लिया जाएगा जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी तो हमारे बड़ा प्रधान पंत प्रधान मोदी जी ने कह दिया कि फिर से उन्हें याद आ गया, हवाई चप्पल वाला यात्री याद आ गया, मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया कि हवाई चप्पल में उड़ेगा। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैंने मोबाइल उठाया और मैंने उबर खोला। मैंने कहा मैं तो यहाँ से अपना सहार एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट जो है, मैं 150 रुपए में ऑटो दे पहुंचता हूँ। 150 रुपए में। वर्सोवा से आओगे तो भी 150-200 में लगता है। मैंने देखा, आप तो मुंबई में बहुत साल रहे हो, आपको तो पता है। मैंने कहा जरा देखो ये हवाई चप्पल कहीं ऐसा नहीं कि मेरे पैर से गायब ही हो जाए। तो पता लगा कि मेरे घर से नए एयरपोर्ट पे जाने के लिए साहब 1600 रुपए का भाड़ा है सर। 1600 यस। रुपए का एक साइड का उबर का भाड़ा। और अगर मैं वर्सोवा से आता हूँ, बोरीवली से आता हूँ, तो ये भाड़ा करीब करीब 2000 से 2500 के बीच में आता है। मैंने कहा यार 2000 रुपए 2500 के अंदर तो मैं पूरा पहुंच जाता हूँ यहाँ से उबर लेके। ये हालात है साहब कि आपको यहाँ से अब अच्छा एयरपोर्ट बना दिया, और साहब एक कम से कम तुम्हें ट्रेन भी तो बना के देते हैं वहां पे, जो सारी दुनिया में ट्रेन होती हैं, एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनाई जाती है। दिल्ली में आप जाओ तो नई दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट की एक स्पेशल 16 मिनट में वो आपकी लोकल ट्रेन है उनकी, वो पहुंच जाती है वहां पे। मेट्रो है मतलब, जो कि उसके लिए बनाई जाती है। सब कुछ कर दिया, मेट्रो नहीं है। सब पहुंचना गुनाह है साहब वहां पे। आज बोरीवली से आप चलोगे और आपको उस एयरपोर्ट पे जाना है, तो जाने के लिए 3 घंटा चाहिए आपको साहब, 2.5 से 3 घंटे ट्रैवल के लिए। यस। ये क्या प्लानिंग है सर, क्या इनका, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। आप तो खुद मुंबई में इतने साल रहे हो। दिस इज समथिंग नॉनसेंस एब्सोल्युटली सर। नहीं, हमारे यहाँ 450 किलोमीटर के डिस्टेंस में अडानी जी एक 4 सीटर प्लेन लेके आए हैं। वो आप टैक्सी की तरह बुक कर सकते हो, जा सकते हो। तो बहुत जल्दी आपको सांता क्रूज से शायद वो 4 सीटर प्लेन भी अडानी जी की सर्विस मिल जाएगी। 3000 रुपये में आपको वो छोड़ के आ जाता है, 4-4 पैसेंजर होते हैं, तो वो चक्कर मारता रहता है। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, वो धंधे के पीछे धंधा और न कुछ मिल ही जाएगा। मतलब हवाई चप्पल निकल जाएगी जो पहनी हुई है, नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। विकास तो हो रहा है, विकास के साथ चप्पल गायब हो रही है पर ऐसा लग रहा है। अब आते हैं अफगानिस्तान पे। आजकल बड़े चर्चे हैं साहब, तालिबान के चर्चे हैं। बड़ा छीछा लेदर हो गया, सरकार का बड़ा कंडमनेशन हो गया कि महिलाओं को तुमने नहीं बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
और हालत वास्तव में खराब हुई। और हुआ क्या कि इन्होंने कहा जी वो तो एम्बेसी के अंदर काम कर रहे थे, एम्बेसी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां पे महिलाएं नहीं थी, तो हमारे हाथ में थोड़ी है, हम क्या करते। अरे बेवकूफो, जब हैदराबाद हाउस में सारा दिन तुम्हारी मीटिंग थी दोनों के डेलीगेशंस की, जहां समझौते हुए तुम्हारे सारे, टेबल की एक साइड पूरा अफगानिस्तान का डेलीगेशन बैठा था, इधर इंडिया का डेलीगेशन बैठा था, मिनिस्टर के साथ 8-10 लोग रहते हैं, आपको तो पता है मीटिंग ऐसी होती है। वो तो सारे पुरुष थे वहां पे, तो क्या वहां भी आप महिला नहीं बिठा सकते थे? लेकिन फिर इनको एक दिन बाद याद आया कि हाँ नहीं यार, महिलाएं होनी चाहिए, तो मुत्तकी साहब ने महिलाओं को बुला लिया। लेकिन ये अफगानिस्तान की फाइट तो बताओ क्या चल रही है, खींचातानी चल रही है। अमेरिका भी चाहता है अपना शेयर, इंडिया भी चाहता है शेयर, पाकिस्तान भी शेयर चाहता है, चाइना भी शेयर चाहता है। ये अफगानिस्तान के चक्कर में क्यों है? ये कौन सा, क्या सोने की थाली है, क्या है सर? जरा बताइए कुछ। नहीं, देखिए सर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन देयर। आप ब्यूरोक्रेट रहे हो, आपको पता है कि अफगानिस्तान ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो इंडिया को डायरेक्ट नुकसान करता हो। अब वो जो अरेंजमेंट्स थे कि वो अफगान के नाम से ये तारीखे, ये जो आतंकवादी संगठन जो चल रहे थे उनको ऐसे बोलते थे वहां से आ रहे हैं, तो वो दैट वाज अ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट। लेकिन अमेरिका के रवैये में जो उसने क्लियरली बोल दिया है कि भाई अमेरिका को 1 इंच भी जगह मिलेगी नहीं, दे हैव नो रीजन टू बिलीव अमेरिका अगेन फॉर नो रीजन। अब आप देखिए कि 2002 में $3 बिलियन का हमने एड अफगानिस्तान को दिया था। अफगानिस्तान से हमारे डिफेक्टो रिलेशंस तो डिप्लोमेटिक रह ही रहे हैं। कांधार में इनको बदनाम करने की कोशिश करी थी, तो पीपल हु रियली नो कि जब IC 8141 ला गया था तो वहां पे इनका ऑफिशियल कोई भी रडार कंट्रोलर या एयरपोर्ट का आदमी नहीं था। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दे सेड वी आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो ये क्योंकि इश्यूज नहीं आ रहे, वो पॉलिटिकल इतना सारा पॉइजनिंग हो जाता है कि हम उसी चीज को मानने लग जाते हैं जो फैक्ट होता है। नोबडी रीड्स के भी उसके पीछे क्या हुआ था। अभी आप देखिए, ये एक फ्रेंडशिप डैम हमने बना के दिया था, सलमा डैम, अफगानिस्तान में। दैट इज अ वेरी हेल्पफुल वे दैट वी हैव डन। और एक जो आपने उस वहां पे इनडायरेक्टली हमारे इंजीनियर्स वगैरह हेल्प करा, जिसको नेशनल हाईवे 49 का नाम भी दिया गया है, दैट इज जरांग देलाराम हाईवे। अब वो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है कि आपको चाबार से, ईरान से होके जो आपका चाबार पोर्ट से जो निकलता है रास्ता, उसको ये रिंग रोड की तर्ज पे हेल्प करेगा। तो देर आर डेवलपमेंट। अफगानिस्तान से हमने कोई रिलेशन खराब नहीं था। आप पॉलिटिकल मोटिव के लिए अफगानिस्तान को कुछ भी बोल रहे होंगे। काफी टाइम पहले मैं आपको एक पर्सनल की, हमारे यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड थे। हिज फादर वाज एन इंग्लिश टीचर इन अफगानिस्तान, आज से 20 साल पहले। लेकिन वो उनका जब भी मिलते बोलते थे कि भाई वहां पे कभी भी रोड पे चले गए और अगर किसी ने भी पकड़ लिया, वो तालिबान हो या इनके गवर्नमेंट का आदमी हो, वो अफगानी में हमको पूछते थे माल माल मतलब व्हाट इज योर ओरिजिन। तो हम माल हिंदी बोलते थे, इंडियंस को वो लोग हिंदी बोलते हैं। तो जैसे ही हम माल हिंदी बोलते थे तो वो सलाम करके हमको छोड़ देता था। तो इंडियंस वर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन अफगानिस्तान। और अभी अगर आप ब्लॉगर्स को देखिए जो अफगानिस्तान जाते हैं, दे अप्रिशिएट। और उसने एक ने तो ऐसे बोल दिया कि भाई मैंने दुकान वाले से बात करी कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं गेस्ट हूं, तो उसने बोला आप हमारे साथ खाना खाओगे। और व्हेन आई रिफ्यूज तो वो नाराज हो गया, क्योंकि वो तो गेस्ट है, तो वो बड़ा अपने आप को प्राउड मानते हैं कि हमने गेस्ट को घर पे खाना खिलाया। तो कल्चर किसी का ऐसे किल नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से किसी चीज को रॉन्गली प्रिडिक्ट करना, ये भी एक गलत काम है। अभी ये हो रहा है, इसमें हम लोगों ने $1 बिलियन का, अभी तक तो ये तो जो इंडो अफगान एयर फ्रेट भी हमने कॉरिडोर चालू किया था, वो काफी टाइम से शुरू है। उसमें हमने आज तक $216 बिलियन का ट्रेड किया हुआ है। और अभी भी कुछ लोग जो ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस आता है, वहां पे जब भी आपको इंडिया अफगान बॉर्डर पे आपको माल मिलता है, तो दे समटाइम्स पास थ्रू एन पाकिस्तानी हाईवे। तो हम किसी ट्रेडर्स को जानते हैं, बोलते थे कि अफगान वाले तो बिल्कुल छाती चौड़ी करके अपनी ट्रक लेके आ जाते हैं पाकिस्तानी प्रोविंस और हमको माल दे देते हैं। जब उनको पूछते हैं तो बोले किसी की हिम्मत नहीं है पठान से भिड़ने की। दिस इज देयर एटीट्यूड। तो वी हैव टू लुक इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग्स कि अफगान अगर आज वो ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन में आके बैठ जाता है और हमारी उससे मित्रता है, तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। दैट विल हेल्प अस इन मेनी फैक्टर्स। आज अगर चबार पोर्ट रिवाइव हो जाता है और हम लोग BRI के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो दैट विल अल्टीमेटली गिव अस अ लीवरेज टू द बिजनेस। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लेडीज वाली बात इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने और एक पैरेलल कर दिया था कि आपने तो साउथ के मंदिरों में भी लेडीज को आने का मना है, वहां पे तो आप ट्रेडिशनल उसको मान रहे हो। आज भी कई ऐसी फैमिलीज हैं, इवन कुछ गुजरात में भी ऐसे सेक्ट्स हैं जो उनके साधु हैं, वो लेडीज का मुंह नहीं देखते हैं, दे अवॉइड लेडीज कमिंग इन फ्रंट। तो अपना अपना बिलीफ है।
और ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये जो कल्चर आया, आज भी राजस्थान में अगर बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग आता है तो लेडी जस्ट वो अपना ढक लेती है मुंह, वो घूंघट ढक के निकलती है। ये कल्चरल सिक्योरिटी थी। और हम लोग जो ये हिजाब की बात करते हैं, इफ यू रीड द ओरिजिनल हिस्टोरियंस, आज भी अगर आप कंपेयर करो कि वेर आर द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, तो आपको वो ईरान, लेबनान, अफगानिस्तान, इसी की औरतें मिलेंगी। तो वहां पे कभी बहुत ज्यादा अटैक्स होते थे तो एज ए सिक्योरिटी, भाई औरत को ढक के रखना है, दैट वाज द कल्चर विच इज कमिंग डाउन। वो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। आप ईरान में अभी देखिए तो ईरान में जो ब्लॉगर्स गए वहां पे यू कैन सी द लेडीज मूविंग विद द वेस्टर्न ड्रेस और ये, लेकिन वो प्रोपोगंडा के लिए आपने बोल दिया वहां पे औरतों की बड़ी परेशानी है, औरतों को नहीं है। सऊदी अरेबिया ओपन हो रहा है तो एवरीबडी इज नाउ रियलाइजिंग कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ लेडीज विल हेल्प। लेकिन ये मुद्दा इसलिए छेड़ा गया है क्योंकि वो दूसरे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि सबरीमलाई में आप क्यों अलाउ नहीं करते हो, वहां पे क्यों औरतों को एजिटेशन करना पड़ता है। तो इट इज अ कल्चर विच गोज ऑन और अपने टाइम से आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन ये बड़ी मिसचीफ ये है कि भाई लेडीज को नहीं था तो पर्दे में आके वो रिपोर्ट कर लिया, या आप उसको एक रूम में बिठा के आप स्कैनिंग करा के रिपोर्ट करवा सकते थे, ऐसा तो नहीं है। बट एक मैटर कर देना है। और क्योंकि काफी पुराने वीडियोस भाजपा के और ये रोटेट होने लगे कि वो लोग तालिबान को आतंकवादी बताते थे, कांग्रेस का इनके साथ जो रिलेशन है वो बुरी बात है, इनको तय करना पड़ेगा वो आतंकवादी के साथ। तो ये जो सारे वीडियो चले उसको काउंटर करने के लिए एक अच्छा नरेटिव मार्केट में डाल दिया गया है। जी जी। लेकिन ये तो हो गया नैरेटिव्स अफगानिस्तान के, लेकिन उसका एक शायद बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी दौलत है। ये लड़ाई सारी यस वर्चस्व उसी की है कि वहां पर रेयर अर्थ भी हो सकता है, कॉपर भी है, निकल भी है, टाइटेनियम भी है। ये जो मतलब वहां पे जो सर्वेस हुए हैं उससे पता लगता है। और ये दौलत के बारे में तो किसी को ज्यादा पता ही नहीं था आज तक। ये दौलत तो अब सारी दुनिया में निकल निकल के आ रही है ना, कि साउथ अफ्रीका में इतने मेटल्स हैं, अफ्रीकन कंट्री में इतने मेटल्स हैं, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर निकल है, यहाँ पर कैडमियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है। अब लोगों को पता लग रहा है कि असली दौलत तो मिनरल है। बाकी दौलत तो जो थी सो थी, लेकिन असली दौलत तो मिनरल है। उस मिनरल के चक्कर में अफगानिस्तान बन गया वर्जिन लैंड एक्चुअली, क्योंकि वो वहां पर दौलत वो कभी एक्सप्लॉइट हुई नहीं आज तक। यस अफगानिस्तान से मिनरल कभी निकली ही नहीं है। तो इसलिए अब चाइना की भी नजर है, हो सकता है इंडिया की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है, सबकी नजर पड़ी हुई है। ये जो मिनरल है ना सर, ये दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बन गया आज की डेट में, सबसे बड़ी वेल्थ है। इस पे पहले टिप्पणी लेंगे, इसकी वजह से अफगानिस्तान पे सबकी टेढ़ी नजर है एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, ये भी एक वेस्टर्न प्रोपोगंडा। अभी आप देखिए अफ्रीका में कई ऐसे मिनरल एक्सट्रैक्शन के साइट्स हैं जहां पे इंडिया एंड चाइना आर वर्किंग टुगेदर। काफी कंट्रीज हैं जो जो अपने, क्योंकि वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, आपको माइनिंग राइट्स मिले हुए तो आप करते हैं। इंडिया में भी काफी साइट्स हैं जिसपे काफी कंट्रीज मिलके उसको माइनिंग का, वो एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसका एप्लीकेशन बढ़ गया है। आपका कोई भी आज गैजेट या वेपन या मोबाइल या वो चलेगा नहीं रेयर अर्थ मटेरियल के बगैर, तो इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोक्योर दैट। वो धीरे से रह के आज भी देखिए अफ्रीका के साथ हम लोगों का भी जो अभी अरेंजमेंट्स हो रहा है उसमें वी आर ऑल्सो गेटिंग मेनी माइंस फॉर एक्सप्लोरेशन। हमारे पास भी मिनरल्स है तो वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। तो ये ऑब्वियस है कि अफगानिस्तान अनएक्सप्लोर्ड रहा क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी रही। और अभी जो आपने, हमने शायद आगे भी डिस्कस करा है कि वो जो टेबा दरिया जो है उसमें से उन्होंने जो रिवर 210 किलोमीटर का उन्होंने कैनाल बना लिया है, उसके अंदर 4.5 लाख हेक्टर हैज बीन ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड और वहां पे वो लोग गेहूं उगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, जैसे एक्सप्लोरेशन, लोग बाहर घूमने लगेंगे तो दिस इज गोइंग टू हैपन। और अभी तो दे आर स्लोली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो। और अफगानिस्तान इज वेरी वेल नोन फॉर दैट, तो शायद उसका भी एक बड़ा एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक देयर इज नथिंग बैड। और अफगानिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लेट एवरीबडी कम एंड एवरीबडी अर्न। लेकिन हम लोगों ने तो ऑलरेडी चाबार के साथ जो काबुल तक का रेलवे लाइन डाला है उसमें हमारे पास एक एडेड एडवांटेज है विच विल ऑलवेज बी प्लस फॉर इंडियन मिनरल एक्सप्लोरेशन। जी अपना गजा वार भी खत्म होने पे आ गया, लेकिन ये आदमी तो बड़ा बदमाश है नेतन्याहू, फिर बार बार धमकियां देता है, तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो करोगे तो वो कर दूंगा। इसे वॉर तो चाहिए साहब, और हर हाल में वॉर चाहिए। अब हमास में पता नहीं साइन, कहते हैं पूरे साइन नहीं हुए, कुछ साइन अभी बाकी रह गए हैं।
क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हमास जो है वो पैलेस्टाइन गजा छोड़ के चला जाए। कभी कभी तो मेरे को सच बताऊं, मेरे को दो तीन सूत्रों ने बताया कि हमास बेसिकली वॉर को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि हमास इज वर्किंग लाइक एजेंट ऑफ नेतन्याहू। और नेतन्याहू कहता है वॉर जारी रखो, छोटा मोटा फुलझड़ियां छोड़ते रहो, मैं बम मारता रहूंगा, लोग मरेंगे, कुछ नहीं है, तुम भी अपना धंधा चालू रखो, मैं भी करूंगा। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमास इसराइल ने पैदा किया था, किसी और ने नहीं पैदा किया था, पीएलओ को काउंटर करने के लिए। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पुराने जमाने में वो इंदिरा गांधी का जो भाई बनता था ना, यासर अराफात, आपको नाम याद होगा अभी भी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बड़ा ट्रिकी इशू है वहां पर। ये एक्सचेंज तो हो जाएगा, लेकिन नेतन्याहू फिर से बमबारी नहीं करेगा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता। लेकिन दुनिया भी यही कह रही है सब। आपको क्या लगता है, गजा में शांति होगी क्या, जो ये कह रहा है? क्योंकि इसका जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड बड़ा अलग है नेतन्याहू का। ये आदमी यकीन के काबिल नहीं है। इसमें देखिए सर, पोजीशन पॉलिटिकल क्या पब्लिक डोमेन में आ रही है, पीछे क्या अरेंजमेंट्स हैं। अभी फ्लोटिला के वहां से एड लेके जाने से इतना बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, उसको वो जाने नहीं देता है, इजराइल अरेस्ट कर लेता है। आप अगर मैप में देखें तो इजिप्ट को बिल्कुल लग के गाजा के साथ एक लैंड बॉर्डर है जो अनगार्डेड है, दैट इज रफा, और रफा तक रोड भी है। तो वहां से एड क्यों नहीं जाती है? अगर 154 कंट्रीज पैलेस्टाइन की फेवर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करते हैं, तो व्हाई आर दे नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प? कि भाई वो अगर 154 इसराइल के सामने खड़े हो जाएंगे तो इसराइल क्या बिगाड़ लेगा? जॉर्डन है, वो सबको आसरा दे के बैठा हुआ है, जॉर्डन भी चुप है, सीरिया भी चुप है, इजिप्ट उसको लगा हुआ है, वहां से कोई एड के लिए प्रपोजल भी नहीं डाल रहा है। तो आई थिंक देर आर लॉट मेनी मिसमैचेस। और ये हमास को अगर हम बोलते हैं कि इसराइल ने खड़ा करा है, तो ये होगा कि तो ओसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका नहीं खड़ा करा था। तो उसका अल्टीमेट अल्टीमेट क्या होगा कि आपका कहीं बॉडी, डेड बॉडी ताबूत में डाल के दरिया में डाल दिया जाएगा। हु इज फाइटिंग फॉर व्हाट, ये कुछ क्लियर है नहीं। लेकिन ये अमेरिकन थियरी शुड नाउ एंड, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरी दुनिया में यही धंधा करा है कि कैसे झगड़ा डाल देना है, कैसे हमारे आर्म्स बेचने। तो नाउ दिस इज वॉर अगेंस्ट ट्रेडिंग मोनोपोली। अभी आप ट्रेड करके शांति से रहना चाहते हो या आप वॉर करना चाहते हो, ये कंट्रीज विल हैव टू डिसाइड। और इसीलिए ये यूएन में 154 कंट्रीज नाउ कम टुगेदर। दिक्कत यहाँ पर है कि जैसे ही ये धंधा समझने लग जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज और ये, तो अमेरिका और यूरोप का तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो जाएगा। ये वो जानते हैं। इन्होंने 300-200 साल से यही काम किया है कि सारों को एक्सप्लॉइट किया। जब अंग्रेज इंडिया में नहीं आए थे तो हमारा भी जीडीपी 23% था, वो जब गए तब जीरो करके गए थे। तो दिस इज इनका जो ये लूट मार करना, अफ्रीका को डेलिबरेटली गरीब रखना, उनको बिल्कुल दबा के रखना, मीडिया को कंट्रोल करके रखना। आज अफ्रीका जाग उठा है, उसको समझ में आ गया कि साले माल हमारा ही खाते हैं और हम ही को आके दिखाते हैं, तो बंद कर दो। और दैट इज हैपनिंग विद ऑलमोस्ट ऑल। और अभी तो एफटीए हो रहा है अफ्रीका में, अफ्रीका ने अपनी करेंसी भी लॉन्च करने का प्रोग्राम बना दिया है। तो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिक्योरिटी। तो अब वो, और इसराइल का तो सीधा सा है, उसने ब्रीदिंग स्पेस ले लिया है। आपका डेविड लिंक 90 ही बनते हैं एक साल में, आपके खत्म हो गए। ईरान ने तो आपके सारे वो खत्म कर दिए। तो आई थिंक उसको ये ब्रीदिंग स्पेस देना भी खतरनाक है। अभी तक उसने अपने आप को रीअसेंबल कर लिया होगा। तो आई थिंक इट इज नाउ, वहां पे जो नजदीक बैठे हैं अरेबियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, दे विल हैव टू डिसाइड कि उनको अपने एरिया में पीस चाहिए तो उनको क्या करना है। जी आखिरी सवाल, यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होगी और अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर फिर से शुरू हो गया। 100% टैरिफ ओवर एंड अबव पे लगाया है। ये जो क्लैरिफिकेशन आ गया है, 30 और 50% पहले था, 30 to 50% का रेंज था। प्लस फर्नीचर पे और ट्रकों के ऊपर 100% आ रहा है, तो ये 100% उसके अबव जाएगा, तो 200% हो जाएगा। तो अभी जो नॉर्मल रेंज है 130% से 150% हो गया 1 नवंबर से। वही रेट जहां पे इसने डिबरी टाइट किया है कि मैं तुमको रेयर अर्थ देने वाला नहीं हूं, और साथ में ये भी कह दिया कि जो हाई क्लास सेमीकंडक्टर वो भी नहीं दूंगा। लेकिन अमेरिका के पास सेमीकंडक्टर की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में, वो सारी दुनिया को वही देता है। तो वो सेमीकंडक्टर है उसके पास, वो सेमीकंडक्टर की दिक्कत नहीं है, रेयर अर्थ की दिक्कत है उसमें। अब ये टैरिफ वार जाएगी कहाँ अल्टीमेटली, इसका कोई एंड है क्या कहीं पे? क्योंकि अगर दोनों ही जिद पे अड़े रहेंगे तो उसमें तो सबकी हार है ना, जीतेगा तो कोई भी नहीं ना। ये मेरा आखिरी सवाल सर। सर, कॉमन मीडिया में ट्रंप को बोला जाता है टेको ट्रंप। और टेको ट्रंप कह के लिए कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट।
उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या बोलेगा। उसका फ्लिप फ्लॉप का आप अरेंजमेंट देख लो, तो ये फरवरी 25 में इसने 25% लगाया था यूज पे। फिर जैसे यूज ने बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम नेटो में तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो 5% कम कर देता है। वही अप्रैल में भी आप वही देखिए, उसने 10% लगा दिया, फिर 50% और चाइना पे ऐड कर दिया। फिर जैसे ही चाइना ने दबाना शुरू किया तो 90 डेज का पॉज कर दिया। तो ये करना क्या चाहता है, ये हथियार निकाल के खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाला हथियार निकालता है तो ये चला जाता है बड़ा हथियार लेने के लिए। आई थिंक ही डजंट हैव एनी पॉलिसी। इसको क्या करना है खुद को नहीं पता है। अमेरिका में इकोनॉमी खत्म होने लगी है। आई हैव गॉट मेनी ऑफ माई नेबर्स हु आर एनआरआई, वो बोल रहे हैं कि 50% में हम हमारी बिजनेस बेचना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो उसको ऐसा लगा कि मैं एक्सपेंडिचर कम करूंगा और टैक्स बढ़ा दूंगा तो जो 36 ट्रिलियन का मेरा डेप्ट है उसमें काफी राहत मिल जाएगी। दैट वाज अ मिसनोमर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली आपकी जो मैक्सिकन कॉम थी, वो लेबर थे, मेहनत करते थे, हफ्ते में 4 दिन मेहनत करके सैटरडे संडे को घूम फिर के बड़ा ऐश से पैसा इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले तुमने उनको निकाल दिया तो मार्केट ठप हो गई। फिर आपने इंपोर्ट्स पे रेट बढ़ा दिए। अब इसके अंदर ये इसको ऐसे था कि चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा। पहले इसने हमको दबाया कि तुम चाइना को बोलो रशिया को वॉर रोकने के लिए, हमने वो नहीं करा तो हमारे आगे पीछे होता रहा। फिर बोला कभी मैं छोड़ दूंगा कभी पकड़ूंगा, वो नहीं चली इसकी चाल। फिर इसने जाके रशिया से ये निगोशिएट भी करता है, वहां पे भी वो उसकी बात गली नहीं। तो अब ये चाइना को टारगेट कर रहा है। मतलब तुम पहले ये सोच लो तुमको टारगेट किसको करना है और क्यों करना है। अब चाइना ने, अभी आप देखिए 24 घंटे में इसका ये यू टर्न आएगा, क्योंकि चाइना ने भी सामने रिएक्ट कर दिया इसको। चाइना ने बोल दिया कि भाई रेयर अर्थ पे तो आप दे रहे हो, उसमें अगर 0.1% भी अगर कोई भी कंपनी ने चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल यूज किया है तो दैट विल नीड लाइसेंस फॉर देम टू एक्सपोर्ट। अभी इसमें आप कैसे इसको लड़ लोगे ये बताओ, क्योंकि चाइना भी तो रिटेलिएट करेगा ना। वो मानते हैं, आपने सबसे पहले एएसएमएल को बोला कि लिथोग्राफिक मशीन आप अमेरिका को मत बंद करो, चाइना को देना बंद करो, उसने अपना डेवलप कर लिया। अब ये तो है नहीं, अभी वो 2 दिन पहले उसने डिक्लेयर किया कि आई एम गोइंग टू 10G नाउ। और वो जो टेस्ला की तो जो आप निकाल रहे हो, आपने ग्रोक निकाला तो 24 घंटे के बाद उसने डीप सीक लॉन्च कर दिया। आपने टेस्ला ड्राइवरलेस गाड़ी निकाल दी तो चाइना ने ऑलरेडी टैक्सियां बना दी उसकी, और वो चल रही है। यू कैन सी इट ऑन द, ऐसा नहीं है कि इज जस्ट टॉकिंग, वो प्रैक्टिकली चल रहे। तो अभी दिस इज वॉर बिटवीन द इक्वल्स। तो अब ये घूम फिर के ये आ गया कि चाइना और अमेरिका ही सामने सामने लड़ेंगे। उसने सारे पैदे देख लिए। अब नाराजगी उसकी वहां पे कि पहले उसने वॉर करवाई ये बोल के कि मैं बोलूंगा तो रुक जाएगी। इजराइल में करवा दी, नहीं जमा। फिर रशिया में करवा दी, नहीं जमा। इंडिया पाकिस्तान की करवा दी, ये कि मेरे को पीस प्राइज मिल जाए। अब आखिरी होप जो थी वो पीस प्राइज भी इनका चला गया, नोबेल प्राइज भी। तो अब ये कौन सी गेम खेलेगा। और चाइना है आई थिंक जो जैसे वो अभी रिटेलिएट कर रहा है, लड़ तो वो लेगा। आपको चाइना की कैपेसिटी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रिक्स वाला जो पीछे तमका खड़ा है दैट इज वेरी डेंजरस। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 दिन पहले इंडिया की ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी ने जो रशिया से ऑयल लिया है उसका पेमेंट उसने युआन में करा है। इसका मतलब यह है कि रशिया चाइना इंडिया का पेमेंट का सर्कुलर ट्राइपार्टिकल शुरू हो गया है। अब चाइना के पास युआन नहीं है तो हमने उसको युआन में पेमेंट करा है ऑयल रशियन लेके। अब वो रुपीस जो सरप्लस रशिया के पास पड़े हैं वो हम जो इंपोर्ट करेंगे वो चाइना उसको पेमेंट रशिया कर देगा। तो दिस थिंग्स दैट आर गेटिंग अरेंज्ड माइनस स्विफ्ट एंड माइनस डॉलर, दिस इज अ डेंजरस अरेंजमेंट विच नाउ ट्रम्प शुड सीरियसली थिंक। और अभी अगर आपके जो मिड टर्म पोल्स वहां पे होने वाले हैं, मगर उसमें तेरी मेजोरिटी कम हो गई तो यू आर देयर फॉर 4 years। तुम बाकी अमेरिका को सत्यानाश क्यों करना चाहते हो, क्योंकि ही इज नॉट कमिंग अगेन। और आपने जो करा अब वहां पे देखिए, वह कैलिफोर्निया में उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपके आर्मी को आने ही नहीं देंगे, आप हम आपको सर्च मारने नहीं देंगे। तो आपने बोल दिया मैं मिलिट्री भेज रहा हूं। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि अमेरिकन स्टेट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। तो तुम ये जैसे अपने आप को राजा समझ के डिक्टेटर की तरह ट्राई करते हो कोशिश करने का, ये होगा नहीं। इसका ये जो पॉलिसी था वो आई थिंक वो उसने कुछ सोच के करा था, वो हुआ नहीं। उसके बाद इतना सारा एम्बिग्यूअस वो हो गया है कि नाउ ही इज इनटू अ प्रिकेरियस सिचुएशन। इसमें से निकलना ट्रंप के लिए खुद के लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि उसी के लोग अभी उससे नाराज हो रहे हैं। स्टोर्स आपके खाली हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, 17% अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज। तो उसको आप कैसे एड्रेस करोगे। तो आई थिंक ये बड़ा टेरिफ का वॉर मिसफायर। उसको लगा मैं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हेवायर कर दूंगा, लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज के दुनिया ने अपनी दूसरी मार्केटें ढूंढ ली है। नाउ फ्यूचर इज डिम फॉर अमेरिका, नॉट फॉर द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जी
बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति भी करेंगे। और दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, और गिरीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने लोगों के सामने रखे। थैंक यू वेरी मच।